गोवा का हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ऊपर है, इसलिए यहाँ पे हैप्पी गो लक्की सभी लोग रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें सपना दिखाया और अदरवाइज मंत्र दिया, वो मंत्र था आत्मनिर्भर भारत। हम कांग्रेस जैसे नहीं है। कांग्रेस के लिए मुझे लगता है और बाकी पार्टियों के लिए भी राजनीति दैट इज अ बिजनेस फॉर देम, और खुद के लिए पैसे कमाना। सरकार हमेशा के लिए यानी किसानों के बारे में सेंसिटिव रही है। खेल कैसे कराते हैं आपको पता ही नहीं है, और कांग्रेस आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। आपको गोवा देखने के लिए ढेर सारा इंटरलैंड गोवा है, यहाँ के मंदिर है, यहाँ के चर्चिज है। कांग्रेस को तो आदत पड़ चुकी है, और कांग्रेस और उनके साथ वो दिल्ली वाले भी रहते हैं कभी कभी, तो उनको भी आदत पड़ी चुकी है। जो खुद खाते हैं तो उनको दिखता है कि बाकी लोग भी वैसे ही हैं। अभिनंदन, आभार, और पांचजन्य परिवार के लिए जो सदा गर्मजोशी आपकी मिलती है, उसके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शब्द नहीं है मेरे पास, किंतु एक बात जरूर कहूँगा कि आज जिस बात के लिए हम बैठे हैं, जिस गवर्नेंस की बात करते हैं, 2.0 एक तकनीकी टर्म है। मैं इसे राजनीति का दूसरा दौर कहता हूँ, और राजनीति के इस दूसरे दौर में जो नई पीढ़ी राजनीति को बदलने की जिद के साथ कदम जमा के खड़ी है, जिसका ये अटल संकल्प है, उसमें से आज प्रमोद जी हमारे साथ हैं। मैं कहूँगा सदन से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे युवा, ओजस्वी, ऊर्जावान प्रमोद जी का। प्रमोद जी, एक राजनीति की कड़वाहट और छटपटाहट विशेष तरह की हम दिल्ली में देखते हैं, परंतु आपके राज्य में लगता है कि लोग आनंद में आके खो जाते हैं, वैसी कड़वाहट नहीं दिखती। ऐसा कौन सा राजनीति में ये डॉक्टर कैसी सर्जरी कर रहा है? सबसे पहले तो पांचजन्य सागर मंथन इस पूरे टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप दूसरी बार ये कार्यक्रम गोवा में कर रहे हैं और हमें मौका मिला कि आपके साथ बातचीत करने का। दूसरी बात, आपने जो बताया कि दिल्ली वाली राजनीति की कड़वट और गोवा में किस तरह से राजनीति चलती है। पहले तो गोवा का हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ऊपर है, इसलिए यहाँ पे हैप्पी गो लक्की सभी लोग रहते हैं। और डेफिनेटली यानी चाहे वो राजनीति हो या सोशल फील्ड हो, बाकी बिजनेस हो, यहाँ पे सब कुछ एक अच्छे मूड से, पॉजिटिव वे से, हैप्पी गो लक्की से चलता है। सारे ही आर्थिक पैमानों पर गोवा प्रथम है। ये वाला मंत्र आप दिल्ली में जाकर भी देते हैं कि उसका सूत्र क्या है? जी हाँ, गोवा तो हमेशा के लिए यानी हर एक इंडेक्स में आगे रहा है। जैसे कि आपने देखा तो हर घर नल से जल गोवा सबसे पहले और सबसे आगे है। ओपन डेफिकेशन फ्री 100% फॉर द सैनिटाइजेशन गोवा पहला है। हर घर बिजली हो गोवा पहला है। हर घर नल हो, हर घर नल तो है ही है, इसलिए मैंने बोला हर घर नल से जल। और इवन दो नाउ वी आर थिंकिंग फॉर द हर घर फाइबर, इसकी बात चल रही है। मुझे लगता है कि गोवा इसमें भी हर घर फाइबर में सबसे पहले टारगेट अचीव करेगा। इवन दो यानी जीडीपी हो या बाकी पैरामीटर्स हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 2014 से लेकर आज तक यानी हर एक स्टेट की तरफ देखते हैं, उनका तो मॉनिटर करने का 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उस 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम में कौन कितनी परसेंटेज अचीव करता है, चाहे उनकी जो 13 फ्लैगशिप स्कीम्स है, उस 13 फ्लैगशिप स्कीम में कौन कहाँ पे है, ये हमेशा के लिए देखा जाता है। इट इज ऑलमोस्ट 70% ऑफ द स्कीम्स में और 70% ऑफ द प्रोग्राम्स में वी हैव अचीव्ड मोर देन 90% ऑफ द मार्क्स, एंड वी आर अगेन नंबर 1 इन दिस ऑल्सो। गोवा का जो छवि है, गोवा लोग आना चाहते हैं, उसमें एक बड़ा वर्ग है जो आनंद पाने के लिए और गम भुलाने के लिए आना चाहता है। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ के नतीजे आए हैं, बहुत सारे लोग गम में हैं।
मैं उनको वेलकम करूंगा कि वो आ जाए गोवा में, कुछ दिन रहे। नहीं तो भी पॉलिटिकल टूरिज्म, हमने हमारे इलेक्शन में पॉलिटिकल टूरिज्म ढेर सारा देखा था, जो कि टूरिस्ट यहाँ पे, पॉलिटिकली टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। अभी कोई गम बुलाने के लिए यहाँ आ जाए तो हम ना नहीं करेंगे। और ऊपर से 25 से लेके 31 तक वेरी इंजॉइंग सिचुएशन गोवा में रहती है। तो अभी जो इंडी गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई, आप क्या उन्हें न्योता देना चाहेंगे? क्योंकि आपने पॉलिटिकल टूरिज्म बोला, वो परिणाम आने के बाद जो होता है वो टूरिज्म अलग हड़बड़ाहट में होता है, लोग विस्तार से घूम नहीं पाते। पहले तैयारियों की बैठकों के लिए आप बुलाना चाहेंगे? जी हाँ, वैसे समझो अभी चाहे वो इंडी हो, उन्होंने तो सिर्फ खुद का नाम बदला है। ओके, पहले तो वही गठबंधन है, यूपीए वाला ही गठबंधन है, उन्होंने सिर्फ इन्हें इंडी उनका नाम रखा है। ऐसे कोई पॉलिटिकल टूरिस्ट गोवा में आते हैं और बाकी कुछ तो कोई हर्ज नहीं है। ये तो हमारी बात राजनीति को टटोलते हुए आगे बढ़ती ही रहेगी, मगर मैं इसमें विकास के पैमानों की भी बात करूंगा। बहुत सारे लोगों को शायद बहुत सी चीजें नहीं पता होंगी। 11,926 करोड़ यानी करीब 12,000 करोड़ की लागत से 315 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण आपके समय में इधर गोवा में हुआ है, और 90 में से 17 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। देश तो इसे देखता है किस तरह से, एक बड़ी सफलता की तरह। आप कैसे देखते हैं और इसमें सहयोग कैसा रहता है? पहली बात तो ये 11,000 नहीं है, आपको किसी ने तो मुझे लगता है कि रॉन्ग फिगर दी है। इट इज 25,000 करोड़ ऑफ रुपीज द डबल इंजन के सरकार ने 9 साल में गोवा में ऑलरेडी स्पेंड कर चुकी है। मतलब दुगना है ये आंकड़ा? दुगना है आंकड़ा है। और अभी रिसेंटली मैं नाम लेकर गए तो पत्रा देवी से लेके पौड़ेम तक पूरा नेशनल हाईवे हम पूरा कर चुके हैं। हार्डली द 15% द परवरिम फ्लाईओवर एक ही बचा था, उसके लिए द 650 करोड़ ऑफ रुपीज 2 दिन पहले माननीय गडकरी जी जब गोवा में आए तो उन्होंने उसका भी फाउंडेशन स्टोन डाला है। अभी रिसेंटली द जुआरी ब्रिज विच स्पेंड 2,500 करोड़ ऑफ रुपीज, 13 किलोमीटर्स का रोड और ब्रिज, ये पूरे देश में सेकेंड लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो केबल स्ट्रेच ब्रिज है। और उन्हीं के साथ साथ माननीय गडकरी जी ने जो ऑब्जर्वेटरी टावर और इसका जो फाउंडेशन स्टोन डाला है, वो पूरे इंडिया में फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टावर रहेगा। इस तरह का पूरे देश भर में और किसी भी जगह पे नहीं है। मुझे लगता है कि जो ये ऑब्जर्वेटरी टावर होने के बाद पूरे गोवा में जितने सारे टूरिस्ट आते हैं उनको भी लगेगा कि एक बार डेट विल बी द 125 मीटर हाइट पे यानी ऑब्जर्वेटरी रेस्टोरेंट रहेगा, वहां से पूरा गोवा दिखेगा। सबको लगेगा देयर विल बी द कैप्सूल लिफ्ट डायरेक्टली सीधे 125 मीटर ऊपर जाके पूरा गोवा देखने का, और वो भी जुआरी ब्रिज के बीच में। That will be the one of the fantastic idea of Honorable Minister नितिन गडकरी जी। हमेशा के लिए माननीय गडकरी जी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गोवा को जो मांगा है उससे भी ज़्यादा दिया है, इसीलिए ऑब्जर्वेटरी टावर करना उनकी ही संकल्पना थी। अभी रिसेंटली कल फाउंडेशन स्टोन और इनॉग्रेशन में आए थे, उन्होंने फिर एक बार 10,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ हमें फिर सैंक्शन कर दिए। बचे रोड जो थे यानी कनेक्टिविटी के लिए कुछ रोड बचे थे, वो भी रोड उन्होंने सैंक्शन कर दिए हैं। और साथ साथ इवन दो टू एक्सीडेंटल प्रो जोन जितने सारे थे वो पूरे एक्सीडेंटल प्रो जोन दो नेशनल हाईवे वाले हम निकाल रहे हैं। अगेन देयर इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन द रिंग रोड ऑफ द जो रूरल गोवा है उसको कनेक्ट करने के लिए यानी फॉर द मोपा का हो या नेशनल हाईवे के लिए उसको कनेक्टिविटी करने के लिए कंसल्टेंसी फर्म फाइंड आउट किए हैं। इस बार तो गोवा में वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड एयरपोर्ट टू द नेशनल हाईवे, पोर्ट टू द नेशनल हाईवे, ऑल्सो द रेलवे टू द नेशनल हाईवेज। इसलिए नाउ गोवा विल बी वन ऑफ द बेस्ट लॉजिस्टिक हब के उभर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे सदर्न पार्ट में यानी एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट करने के लिए, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करने के लिए अभी तक सिर्फ 3-4 जगह से ही होता था, बेंगलोर हो, मुंबई हो या दिल्ली हो। नाउ द गोवा विल बी वन ऑफ द डेस्टिनेशन, सो वी कैन डू द एक्सपोर्ट फ्रॉम द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ऑलरेडी द कार्गो कैरिंग फैसिलिटीज मोपा से स्टार्ट हो चुकी हैं।
इवन दो वी हैविंग द गुड पोर्ट कनेक्टिविटी, और पोर्ट भी अभी इम्प्रूव हो रहा है, तो इवन इसीलिए द एयरपोर्ट, पोर्ट और रेलवे इस तरह से सब कुछ एक साथ कनेक्ट करने के बाद इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉजिस्टिक हब, और गतिशक्ति की तरफ से जो हम पूरे कनेक्टिविटी कंप्लीट करने वाला पहला राज्य हो चुका है। गतिशक्ति को कंप्लीट करना, मैं बता दूं कि बहुत बड़े स्तर पर नियोजन भी है और संयोजन भी है। तो गोवा को जो राज्य का आकार होते हुए भी, छोटा आकार होते हुए भी बड़ा इरादा उसने जताया है, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है। परंतु यही दूसरी एक चीज़ पूछूंगा, चाहे 100% इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे हर घर में नल की बात हो, आपने फाइबर की बात भी की, साथ में लॉजिस्टिक हब की भी बात की, तो क्या क्योंकि गोवा छोटा है इसलिए बड़े लक्ष्य हासिल करना सरल है, या फिर डबल इंजन की सरकार की वजह से है, या फिर छोटा हो या बड़ा नीयत साफ होनी चाहिए? आपका मंत्र क्या है राजनीति का? छोटा या बड़ा इसमें नहीं होता है, मैं तो बोलता हूँ कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चाहे वो राज्य बड़ा हो या चाहे वो राज्य छोटा हो। छोटे राज्य गोवा जैसे भी ढेर सारे हैं, उन्होंने कहा ये टारगेट अचीव किया है। मैं तो बोलूँगा कि कोविड कार्यकाल में जब मैंने पदभार संभाला, तुरंत ही 6 महीने के बाद द कोविड पूरे देश भर और जग भर में आया, और उसी देश और जग भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें सपना दिखाया और अदरवाइज मंत्र दिया, वो मंत्र था आत्मनिर्भर भारत। और वही आत्मनिर्भर भारत मंत्र लेके हम आगे गए, और उन्हीं के आत्मनिर्भर मंत्र से हमें स्वयंपूर्ण गोवा बनाने की सोच आगे रखी। और इट इज आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट फॉर मी, ये जो क्रेडिट है जो पूरे सभी मेरे, एक तो पहले जो सभी ऑफिसर्स हैं जो स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम में लगे, और इवन दो बाद में पंचायत लेवल पे जो पंच सरपंच उन्होंने काम किया, बाद में जो प्यून तक सभी लोग जो काम में लगे, उन्हीं के कारण ये पॉसिबल हुआ। आज भी हर सैटरडे गोवा में हमारा सीनियर स्केल वो, जूनियर स्केल वो, जीसीएस के एवरी ऑफिसर एवरी सैटरडे जाके पंचायत में बैठता है, और पंचायत में केंद्र सरकार की हर एक योजना उन लोगों तक पहुंची क्या नहीं, राज्य सरकार की हर एक योजना सब लोगों तक पहुंची क्या नहीं, ये खुद यानी पंच सरपंच और इनसे मिलके ही इज वेरीफाइंग, अदरवाइज ही इज गोइंग इन द फील्ड। और इसी कारण हमें सब प्रोग्राम यानी हर घर नल से हो, हर घर इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सब कुछ हम अचीव कर पाए। हमारा मंत्र एक ही है, अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय। हम इस मंत्र पे चलते आए। हमारे लिए राजनीति ये अंत्योदय तत्व पे काम करने का काम है। हम कांग्रेस जैसे नहीं है। कांग्रेस के लिए मुझे लगता है और बाकी पार्टियों के लिए भी राजनीति दैट इज अ बिजनेस फॉर देम, और खुद के लिए पैसे कमाना, खुद के पहले आई थिंक जब यहाँ पे राज्य उनका था, दे आर ट्रीटिंग द स्टेट लाइक द एटीएम्स। उनके खुद के और उनके जो कोई पार्टी उनके लिए पैसा बनाना उनका काम है, लेकिन हमारा काम है अंत्योदय लेवल पे काम करना, ग्रामोदय सर्वोदय लोगों के लिए काम करना। इसीलिए ये पॉसिबल हो जाता है। और माननीय मोदी जी ने जो विजन, उन्हीं में जो यानी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जितनी सारी योजनाएं बताई, वही सब योजना इन्हीं स्वयंपूर्ण मित्र के कारण हम लोगों तक पहुंचा सके। वही प्रोग्राम फिर से आगे हमने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर, डेयरी कल्चर, फ्लोरिकल्चर, इन सब के साथ सबको किस तरह से वी आर द डिपेंडेंट ऑन द एवरी। अमूल के सीएमडी यहाँ पे बैठे हैं, उनको पता है द गोवा में तो मिल्क की रिक्वायरमेंट फॉर पर डे इट इज 3.5 लाख लीटर पर डे है, और प्रोडक्शन कितना था? प्रोडक्शन था हार्डली 60,000 लीटर्स पर डे। तो कम से कम हमारे हमने स्वयंपूर्ण गोवा के अंतर्गत एडिशनली 40,000 लीटर्स हमने बढ़ाई। डेट इज अवर अचीवमेंट। यहाँ से सब्जी बेलगाम से आती थी, फ्लावर बेंगलोर से आता था, चिकन मटन बेलगाम से, सब कुछ। लेकिन इस 3 साल के अंतर्गत एटलीस्ट 35 to 40% ऑफ ये सब कुछ प्रोडक्शन वो बढ़ाया। डेट इज अ स्वयंपूर्ण गोवा। और ये पॉसिबल क्यों हुआ? हमने लोगों को बताया, इम्पोर्टेंस बताया कि कैसे हो सकते हैं। और इसीलिए यानी पहले सिर्फ ओनली द सर्विस इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करते थे, नाउ दे आर फोकसिंग फॉर द इवन दो फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करने लगे।
और ये फिर भी मैं बताऊंगा कि पहली बार कोई किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड मिलने लगा, फिशरीज के लिए कोई फिशरीज क्रेडिट कार्ड मिलने लगा, मिल्क फार्मर के लिए मिल्क क्रेडिट कार्ड मिलने लगा, और उन्हीं के लिए पहली बार विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी, विदाउट एनी श्योरिटी, दे आर गेटिंग द लोन फ्रॉम द बैंक। वो मोदी जो हमारे केंद्र सरकार की योजना और हमारी योजना इन्हीं के कारण पॉसिबल हुआ, और वो स्वयं होके इस तरह के बिजनेसेस करने लगे, तो ही पॉसिबल हुआ कि हम स्वयंपूर्ण गोवा कर सके। यही तो विजन है, इसलिए ये सब कुछ हम अचीव कर पाए। मैं कांग्रेस की बात भी करूंगा, आपने आहिस्ता से कांग्रेस की बात रख दी है, मगर मैं ठीक से करूंगा उसे। मगर उसके साथ ही आपने अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय की बात की। इसी दक्षिणी गोवा में एक गांव है, उसके ग्रामोदय की बात करूंगा। गांव का नाम है रिवोना। आईआईटी कैंपस के लिए जमीन चिन्हित हुई है। आप सारी चीजें तय करके करते हैं। आईआईटी कैंपस कब बनकर तैयार हो जाएगा, उसके लिए कोई समय सीमा, कोई प्लान? केंद्र सरकार के ढेर सारे प्रोजेक्ट गोवा में आए, एनआईटी आई, आईआईटी आई, नेशनल फॉरेंसिक साइंस आया, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ आया, इवन दो नेशनल वाटर स्पोर्ट्स आया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, नेशनल पोलर इंस्टीट्यूट, इस तरह के ढेर सारे प्रोजेक्ट गोवा में अभी भी एस्टैब्लिश है। कुछ लोगों को पता नहीं है, वन ऑफ द अंटार्कटिका पे जाने के लिए नेशनल पोलर इंस्टीट्यूट विच इज बेस्ड इन द गोवा, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट, आज भी बहुत अच्छी तरह से यानी वहां से लोग अंटार्कटिका पे जा रहे हैं। इवन दो यानी एनआईटी का कैंपस हमारा कुंकलिम में पूरा हो चुका है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस के लिए 2 लाख स्क्वायर मीटर ऑफ द लैंड ऑलरेडी वी हैव गिवन, नॉट दैट इवन द कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग अब माई सेल्फ मैंने दी है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ के लिए साकवाड़ में जो बनाया कला भवन, उनको ऑलरेडी दे दिया है। सिर्फ बात आईआईटी की है, मुझे पता है, मुझे भी थोड़ा मैंने बहुत दर्द होता है कहते हुए। हम लास्ट 4 साल से मैं भी मैंने लोगों का विरोध हुआ, 2-3 जगह हमने आइडेंटिफाई की थी, और थोड़े से लोग ज़्यादा सेंसिटिव हैं यहाँ के, यानी मैं लोग बोलने से ज़्यादा यहाँ के कुछ इस तरह के लोग हैं जो हमेशा के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट को विरोध करते आए हैं, और इन्हीं के कारण ये होता है। लेकिन निश्चित रूप से आईआईटी के लिए हम लैंड आइडेंटिफाई की है। निश्चित उन्होंने एक बार सर्वे करने के बाद उनको हम इस 2024 में तो हम लैंड देंगे, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। एक आपने आशंकाओं को इसके बारे में दूर किया, आईआईटी कैंपस के बारे में, मगर गोवा का जो टूरिज्म है और गोवा के लोगों का जो आना जाना है, अभी दाबोलिम के बाद में मोपा एयरपोर्ट शुरू हुआ, इसके साथ में एक खबर शुरू हुई कि आने वाले दिनों में दाबोलिम को बंद कर दिया जाएगा और वो सिर्फ डिफेंस यूज के लिए रहेगा। अभी आपकी राजनाथ सिंह जी से भी बात हुई थी, क्या वास्तव में ऐसा है या ये सारी बातें बेसिर पैर की हैं, दोनों एयरपोर्ट्स चलेंगे? जब मोपा को लैंड संपादित कर रहे थे तब से ये बात चल रही है, और मोपा को विरोध भी होने लगा। कुछ हमारे साउथ गोवा जहाँ पे हम बैठे हैं, इस पूरे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के लोग यानी विरोध करने लगे, नहीं मोपा को मत लैंड संपादित करो, एक बार की तो मोपा होने के बाद दाबोलिम बंद हो जाएगा, इस तरह के विचार उनके मन में डालने लगे। लेकिन आज मैं प्राउडली बताता हूँ कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी स्टार्ट होके 1 साल पूरा होने आया, और उसके बाद एक भी फ्लाइट जो दाबोलिम से बंद नहीं हुई, और उतनी ही एडिशनल फ्लाइट्स मोपा पे स्टार्ट हो चुकी हैं। और एडिशनल मैंने 60 फ्लाइट्स पर डे पे दाबोली पे आती है, तो अभी 40 फ्लाइट्स पर डे मोपा पे आती है। इवन दो ऑलवेज देयर आर द, पहले तो लोग पार्किंग नहीं मिलता है, प्राइवेट जेट लाने के लिए नहीं मिल रहे, इसलिए गोवा नहीं आ रहे थे। मोपा होने के बाद टूरिज्म की कैपेसिटी डबल हो गई है, यानी बाय और इवन दो जो सिटी पहले दाबोलिम से कनेक्टेड नहीं थे, वो ढेर सारे सिटीज और स्टेट कैपिटल अभी मोपा से कनेक्ट हो चुके हैं। इसकी बात तो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कही है, डिफेंस मिनिस्टर ने कही है, और इवन दो द कैबिनेट दैट टाइम हैव रिजॉल्व मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के बाद भी कभी भी दाबोलिम बंद नहीं होगा, सिविलियन के लिए हमेशा के लिए चलता रहेगा। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं
क्योंकि अभी समझो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बंद करना था, तो उसके लिए सिविलियन के लिए जो अभी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो करना चाहिए, रिसेंटली दे हैड स्पेंडेड मोर देन 300 या 400 करोड़ ऑफ रुपीज ऑन दाबोलिम एयरपोर्ट, तो कभी बंद नहीं होगा। और इवन दो दे आर क्रिएटिंग मोर एंड मोर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सिविलियन, और डिफेंस के लिए तो चलता ही रहेगा, तो डिफेंस के लिए चाहिए बिल्कुल, और थोड़ा टाइम रेस्ट्रिक्शन है उतना ही, अदरवाइज दाबोलिम पब्लिक के लिए कभी नहीं बंद होगा। मैंने दक्षिणी गोवा के एक गांव के लिए बात की थी। अभी मैं उत्तरी गोवा की बात करता हूं, मैं तेरेखोल नदी की बात करता हूं। तेरेखोल नदी से बार बार खबर आती है अवैध खनन की। अवैध खनन जब होता है तो नदी में कटाव होता है तो किसानों के खेत डूब जाते हैं। ये कटाव होना, अवैध गतिविधियां होना, किसानों की पीड़ा, सरकार को इसकी कितनी चिंता है और सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है? सरकार हमेशा के लिए यानी किसानों के बारे में सेंसिटिव रही है। हमने रिसेंटली एग्रीकल्चर बिल इंट्रोड्यूस किया, और एग्रीकल्चर बिल इंट्रोड्यूस करते वक्त यानी यहाँ की एग्रीकल्चर लैंड यानी कोई भी किसी भी बाहर वाले को सेल नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल ही इज एग्रीकल्चरिस्ट, और एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड कन्वर्ट करके, क्योंकि टूरिस्ट है इसलिए कोई यानी उसका कन्वर्जन करके जोन न चेंज करे, इसलिए हमने नया बिल एग्रीकल्चर बिल इंट्रोड्यूस किया। आप जो बात कर रहे हैं तेरेखोल रिवर की, वहाँ पे सैंड एक्सट्रैक्शन हो रहा है। हाँ जी हाँ, वैसे कि यानी सैंड एक्सट्रैक्शन लीगली सिर्फ 1 या 2 रिवर में ही परमिटेड है, इलीगली वहाँ पे कुछ उत्खनन हो रहा था, चाहे वो हाई कोर्ट हो या राज्य प्रशासन हो, इन्होंने पूरा बंद कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी एग्रीकल्चर के बिहाफ नहीं, मुझे पता है, क्योंकि इसीलिए तो पूरा हमने बैन कर दिया है वहाँ का उत्खनन करना। अभी आपने कांग्रेस की बात की थी, मेरी केंद्रीय खेल मंत्री जी से बात हो रही थी। आपने गोवा में नेशनल गेम्स कराए थे। आप भूल जाते हैं कांग्रेस ने भी एक बार कॉमनवेल्थ कराया था गेम। खेल कैसे कराते हैं आपको पता ही नहीं है, और कांग्रेस आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। कॉमनवेल्थ गेम हो या बाकी कांग्रेस के सभी भ्रष्टाचार गेम्स हो या भ्रष्टाचार हो, लोगों को एकदम पता है। हमारी नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा में इतना अच्छा हुआ, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद जितने प्लेयर्स यहाँ पे आए थे उनके वीडियोस हैं, क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटीज कौन से भी नेशनल गेम्स में और कौन से भी गेम्स में उन्हें नहीं मिली थी। उतनी अच्छी फैसिलिटीज गोवा सरकार ने उन्हें दी थी, ये उनके सोशल मीडिया पे वीडियोस हैं। मैं जब उनका रिव्यू ले रहा था या मैं जब देख रहा था, तो फिर इतना आयोजन होने के बाद यानी 10 दिन के लिए इतना बड़ा आयोजन, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन में आए, उपराष्ट्रपति उसके क्लोजिंग में आए, मोर देन 15,000 यानी खेल के उनके प्रतिनिधि, उनके बाकी कोचिज, सब कुछ उनको हैंडल करना, उनके लिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन टीम और हमारे पूरा स्पोर्ट्स मंत्रालय लगा हुआ था। किसी की कोई एक सिंपल कंप्लेन नहीं है। कांग्रेस को तो आदत पड़ चुकी है, और कांग्रेस और उनके साथ वो दिल्ली वाले भी रहते हैं कभी कभी, तो उनको भी आदत पड़ी चुकी है। जो खुद खाते हैं तो उनको दिखता है कि बाकी लोग भी वैसे ही हैं। एक जिन लोगों को ऐसी आदत पड़ी हुई है उनका इलाज करने की भी बात अगर हम करें, तो एक तो पैथी वो है जो बहुत समय से इस देश में चलती रही, और दूसरी वो है जिसको इस देश ने अभी बढ़ावा देना शुरू किया। मैं इस देश के ज्ञान, इस देश की परंपरा, इस देश की पैथी की बात कर रहा हूं। मैं आयुष और आयुर्वेद की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी इसे काफी बढ़ावा दे रहे हैं, और आप खुद आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। गोवा में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और आगे गोवा में आयुर्वेद का क्या स्थान देखते हैं? पहले तो एलोपैथी, आयुर्वेदापैथी, होम्योपैथी, ऐसे डिफरेंट पैथी है। अभी नई पैथी उनके लिए जो है ईडीपैथी आई है, तो उनके लिए भी ऑलरेडी उनका ट्रीटमेंट वहाँ पे हो रहा है। दैट इज सेकेंडरी। आयुष के प्रति मुझे हमेशा के लिए लगाव रहा है, और जब मैंने गोवा में आयुष का अच्छी तरह से प्रमोशन हमारे राज्य ने किया है,
हर एक पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे आयुष के सभी डॉक्टर्स, चाहे वो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सभी डॉक्टर्स ओपीडी और कंसल्टेंसी रहती है। और मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आयुष का सबसे बड़ा एस्टैब्लिशमेंट, सबसे बड़ा अस्पताल हमारे नॉर्थ गोवा के नियर टू द मोपा धारगढ़ विलेज में हमें दिया है। वहाँ पे अलॉन्ग विद द हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर 250 बेडेड हॉस्पिटल के साथ यूजी और पीजी यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एजुकेशन स्टार्ट हो चुका है। इवन दो फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स आर टेकिंग द एडमिशन फॉर द आयुर्वेदा, वहाँ पे ऑलरेडी अलाउ कर चुके हैं। 2 साल से कोर्स स्टार्ट हो चुका है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का वहाँ मिल रहा है। नॉट ओनली फॉर द गोवा, इवन दो पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, पेशेंट्स आर कमिंग इन अवर आयुष हॉस्पिटल धारगढ़। प्रमोद जी, मेरा जब जब आपके साथ बैठना हुआ है उसमें एक बात, आप गोवा की संस्कृति की, यहाँ की पुरानी जो कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, पुराने मंदिर हैं, उनका आप बार बार जिक्र करते हैं, बार बार उनका उल्लेख करते हैं, मगर गोवा की जो छवि है उसमें एक उन्मत्तता दिखाई देती है, एक अलग तरीके का उन्माद भी दिखाई देता है, एक स्थापित छवि है टूरिज्म की। अगर मैं टूरिज्म के फिलहाल की अगर बात करूं तो गोवा की जो सांस्कृतिक छवि है उसका जो वास्तव में लास्य है, परिहास है, गहराई है और लोक परंपराएं हैं, इन सब के साथ आगे बढ़ते हुए आपके जो सरकार के अलग अलग कदम हैं, आने वाले 10 साल में आप गोवा की कैसी छवि देखते हैं? पहले तो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में और भारत भर 150 साल के लिए इंग्रज थे। लोगों को पता होना चाहिए इस गोवा पर 450 साल के लिए पुर्तगीज का शासन था। उससे पहले यहाँ पे मराठा, शिलावन, कदम, इन सब की राज हो चुका है। तो 450 साल के बाद भी हमने हमारी संस्कृति जतन करके रखी, ये बहुत बड़ी बात है। कदम काल का मंदिर, छत्रपति शिवाजी महाराज काल का मंदिर आज भी उतना ही अच्छी तरह से यहाँ पे लोगों ने सजा के रखा है। और मैं मुझे सौभाग्यशाली मानता हूँ, 350 साल पहले जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मंदिर यानी बनाया था, वही सप्तकोटेश्वर आपने बताया था, मैं होकर आया हूं। का मंदिर वही फिर से एक बार उनका पुनर्निर्माण करने का योग मुझे मिला। ये मैं मेरा परम भाग्य समझता हूँ और वो लोकार्पण करने का योग मुझे मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है। वही सांस्कृतिक धरोहर आगे बढ़ाते हुए पहले लोगों ने गोवा की एक इमेज करके रखी थी, सन, सैंड और सी। बस लोगों को लगता था कि गोवा में आ जाओ, सन देखो, सैंड देखो, सी देखो, बस बीच पे लेटो, बाकी जो कुछ है वो करो और चले जाओ। डेट इज नॉट अ गोवा। आपको गोवा देखने के लिए ढेर सारा इंटरलैंड गोवा है, यहाँ के मंदिर है, यहाँ के चर्चिज है। और इंटरलैंड में गोवा देखा तो यहाँ पे आप देखा तो वेस्टर्न घाट है देखने के लिए, यहाँ पे 7 सेंचुरीज है जो अच्छी तरह से हमने प्रिजर्व करके, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, यहाँ पे अच्छे से अभयारण्य है, ये भी देखने लायक है। और इवन दो रेनी सीजन में तो पूरा गोवा बहुत ही देखने लायक है। इसीलिए हम बढ़ावा देते हुए द स्पिरिचुअल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के लिए भाव दे रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में तो गोवा विल बी वेल नोन फॉर द मेडिकल टूरिज्म, आयुष टूरिज्म। जो पीएम मोदी साहब ने जो आयुष वीजा का कंसेप्ट अपने देश के सामने रखा है, वो आगे गोवा इसके लिए वेलकम करता है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 2 सीटें आपके पास भी हैं और 2 सीटें नहीं। देश की नब्ज, देश का मिजाज गोवा बताता रहा है। तो आपका क्या संदेश है लोकसभा चुनाव की? हम ये कहें कि चुनाव आयोग की अधिसूचना तो जब होगी तब होगी, मगर देश चुनाव की चौखट पर खड़ा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं?
जिस तरह से 3 राज्य में चुनाव लोगों ने देखा, कोई नहीं कह रहा था कि 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के आ जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे थे, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे घूमते हैं, इन 4 राज्यों में मैं खुद गया था प्रचार के लिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, इन 4 राज्यों में मैंने खुद प्रवास किया था और पहले ही लग रहा था कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। इलेक्शन के 2 दिन पहले मेरा जाहिर स्टेटमेंट था, मैं कोल्हापुर शिवाजी यूनिवर्सिटी में था, उसी दिन मुझे बताया था, मैंने तभी कहा था कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। तो लोग चाहते हैं, नो डाउट, ये तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो पूरे देश भर में काम कर रही है, सभी लोग चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार उनके राज्य में आ जाए। मैं क्यों कह रहा हूं, माननीय मोदी जी ने इस आजादी के अमृत काल में 4 पिलर बताए हैं। एक, नारी शक्ति, दूसरा युवा शक्ति, तीसरी किसान शक्ति और चौथा गरीब कल्याण। और उनका विजन आगे आने वाले 2047 तक मीन्स 25 साल के लिए नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान शक्ति और गरीब कल्याण के लिए है। उन्होंने इसके लिए जो जो काम किया है वो आप निकाल के देखो, उसके ऊपर बोलने लगा तो मैं आधा घंटा बोल सकता हूँ। यानी महिला शक्ति के लिए कितना काम किया, युवा शक्ति के लिए कितना काम किया, युवा शक्ति के लिए फ्रॉम द क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया तक, किसानों के लिए कितना काम किया। पहली बार कोई किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड मिल रहा है। इससे पहले अपना ही हेल्थ कार्ड नहीं मिल रहा था, तो आजकल सॉइल हेल्थ कार्ड भी हर एक के लिए मिल रहा है। इवन दो गरीब कल्याण, पहले तो पहली बार आगे 5 साल के लिए मुफ्त रेशन देने का माननीय मोदी जी की गारंटी है और लोगों को मोदी जी की गारंटी पड़ती है, क्योंकि वो मोदी जी की गारंटी है और किसी की नहीं है। इसीलिए आगे आने वाली जब 26 की बात आती है तो इस बार यानी 400 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार आ रही है। ये आपको मैं ठाम मत से कह रहा हूं, क्योंकि मेरे जैसे छोटा कार्यकर्ता, जब मैं गोवा की नहीं बात करूं, गोवा में तो 100% दोनों के दोनों सीट मिल जाएंगे। 100% गोवा इस बार भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीट मिल रहे हैं। डेट इज नॉट डेट, लेकिन साउथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट में मैंने प्रवास किया है, चाहे वो केरल में हो, तमिलनाडु में हो, आंध्र प्रदेश में हो, तेलंगाना में हो। इस जैसे स्टेट में मैं रिसेंटली यानी 2-3 बार जाके आ चुका हूँ। लोगों को पीपल विल सरप्राइज, रिजल्ट आने के बाद लोग सरप्राइज हो जाएंगे, साउथ इंडिया में इतना कैसे बदल आ गया। लोगों को पता चलेगा, लोग मोदी जी को चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि फिर एक बार मोदी जी का सरकार यानी आ जाए, क्योंकि जिस तरह से 10 साल में इस चेंजेस जो लोगों ने देखे, 60 साल में जो कुछ लोगों ने नहीं देखा था, इस 10 साल में देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या ह्यूमन डेवलपमेंट हो, पहली बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विकास देखा है, मानवीय विकास जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं जब ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवीय विकास की बात कर रहा हूं, तो आप देखो कि स्किल डेवलपमेंट जैसी नया मंत्रालय जो मोदी जी ने फॉर्म किया और हर हाथ के लिए काम देने के लिए काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। आज तक 60 साल तक लोग सिर्फ हाथ दिखाते रहे थे और कुछ नहीं, हाथ ही दिखाने का काम किया था। हाथ दिखाते और हाथ को वोट करो इतना ही बोलते थे। उस हाथ को काम देने का काम किसने किया तो मोदी जी ने किया है। धन्यवाद प्रमोद जी, आपने खुल के अपनी बातें पांचजन्य के मंच से एक बार फिर साझा की। आप अभी कह रहे थे कि मैं इस मुद्दे पर आधा घंटा बोल सकता हूं, तो मुझे लगा कि ये बात बड़ी टेढ़ी है, क्योंकि प्रमोद जी का साक्षात्कार करना थोड़ा कठिन बात रहती है, क्योंकि जो भी बात बोलो टू द पॉइंट फैक्ट्स के साथ और तुरंत वाक्य पूरा हो जाता है, आपको दूसरा प्रश्न लाना होता है। तो आप किस चीज पर आधे घंटे बोलेंगे? आधे घंटे नहीं, हम पौने घंटे सुनने का अगली बार फिर प्रतीक्षा करेंगे, कुछ नए विषयों के साथ, गोवा में, दिल्ली में और देश के अन्य स्थानों पर भी। आपका आज आपने जो समय निकाला उसके लिए आभार। पूरे सदन की ओर से मैं चाहूंगा कि खड़े होकर हम अभिवादन करें। जो प्रमोद जी का न्योता था दिल्ली में ली मेरिडियन होटल में, उन्होंने पांचजन्य से कहा था कि आप फिर आइए,
हम आए हैं और आज यहाँ पर राजनीति के बदलते हुए दौर की चर्चा की है, सुशासन की बात की है, राजनीति की नई कसौटियों की बात की है। हम ये विमर्श जारी रखेंगे, राजनीति को सुशासन की राह पर चलाने की जिद के साथ, उस अटल संकल्प के साथ।